दोस्तों, आज मैं एक डरावनी कहानी लेकर फिर आया हूं। इसके अलावा इस वीडियो को बिना कहीं छोड़े अंत तक देखें। अब आइए इस डरावनी कहानी पर आते हैं। हमारे मित्र राकेश को एक गांव की लड़की से प्यार हो गया। हालांकि राकेश हर रात उस लड़की से फोन पर बात करने में काफी समय बिताता था। वो देर रात तक लड़की से फोन पर बात करता रहता था, ये सोचकर कि अगर किसी ने उसे सार्वजनिक रूप से बात करते हुए देख लिया तो अजीब लगेगा। वो अपने मोहल्ले से थोड़ी दूर पर एक जीर्ण शीर्ण मकान में जाता और देर रात तक लड़की से फोन पर बात करता। दरअसल घर बहुत पुराना था। कई वर्षों से उस घर में कोई नहीं आया है। घर के आसपास का माहौल बहुत डरावना लगता है। घर बड़े बड़े गूलर के पेड़ों से घिरा हुआ है और उनके बीच कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आपको यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उस मिट्टी के टुकड़े पर, पेड़ों और झाड़ियों के बीच एक जीर्ण शीर्ण मकान कैसा दिखता है। दूसरी ओर कुछ लोग तो दिन में भी जाने से डरते हैं। अब रात हो गई है तो तुम उस तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करोगे। हालांकि राकेश के पिता एक कार्यालय में काम करते थे और लगभग 5 साल पहले तक शहर में कहीं रहते थे। हालांकि जब वे शहर में थे, उस घर में एक त्रासदी घटित हुई। ये केवल हम ही जानते हैं। उसके कुछ साल बाद राकेश और उसका परिवार हमारे गांव आया और हमसे परिचित हुआ। वो नहीं जानता था कि उस घर में क्या हुआ था, लेकिन वो और मैं बहुत करीब थे। न केवल मुझे, बल्कि किसी और को भी ये बात पता नहीं थी कि वो रात में उस घर में गया था और अपनी प्रेमिका से बात कर रहा था। लेकिन एक दिन रात को ठीक 9 बजे राकेश मेरे घर से निकलकर अपने घर चला गया। उसने अपनी मां से कहा कि वो रात के खाने के बाद बाहर जाएगा। वो हमेशा की तरह फोन पर बात करते हुए उसी घर में चला गया। यहां बहुत अंधेरा है, चूंकि उस रास्ते पर कोई और नहीं जा रहा था। राकेश ने उस दिन का अधिकांश समय फोन पर खुद से बात करते हुए बिताया। इसी बीच राकेश ने घर के पीछे किसी के रोने की आवाज सुनी। फोन पर बात कर रहे राकेश ने बताया कि वो कई दिनों से घर में रोना धोना देख कर आ रहा है, लेकिन किसी का कोई पता नहीं चला है। वो अपनी प्रेमिका से पूछता है कि रात के इस समय इस घर के पीछे कौन रो रहा होगा। वो कहता है कि वो 5 मिनट बाद अपनी प्रेमिका को फिर फोन करेगा। उसने फोन रख दिया और कहा, रुको, और घर से बाहर चला गया, ये देखने के लिए कि कौन रो रहा है। वो घर के पीछे की झाड़ियों से रोने की आवाज सुन सकता था। यद्यपि अंधेरा था, फिर भी वो निडरता से झाड़ियों की ओर चला गया। उसे ये नहीं पता था कि घर कहाँ है। वो रोने का स्रोत खोजता रहा, ये सोचता रहा कि ये कहां से आ रहा है। उसने जोर से पुकारा, ये जानने की उम्मीद में कि वहां कोई इंसान है या नहीं, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर पूछा कि क्या वहां कोई है। अभी भी कोई जवाब नहीं आया और वे अभी भी रो रहे थे। लड़की की आवाज में ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से मिलना चाहती हो, लेकिन उसने जितना भी पुकारा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सोच ही रहा था कि क्या होगा, तभी अचानक रोना बंद हो गया। राकेश को अब भी समझ नहीं आया, इसलिए वो उन्हें ढूंढता रहा और थोड़ी देर बाद कोई नहीं दिखा और फिर ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। फिर भी उसने सोचा कि यदि बुलाया जाए तो उसे उत्तर देना चाहिए, इसलिए उसने बात वही छोड़ दी और घर के अंदर चला गया। वो अब अपनी प्रेमिका से फोन पर बात कर रहा है। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन काफी समय बीत चुका था। मुझे अब घर जाना होगा, मेरी मां मेरा इंतजार कर रही होगी। उसने फोन रख दिया और घर चला गया। राकेश अपने कमरे में ऐसे सो रहा था जैसे वो घर गया हो। इससे पहले उसने कभी ऐसी घटना का अनुभव नहीं किया था, लेकिन उस दिन एक लड़की उसके सपने में आई। अप्रत्याशित रूप से 1 मिनट की मुलाकात के बाद ही वो राकेश के करीब आ गई। ऐसा लगता है कि जिस लड़की से वे मिले थे, वो राकेश के साथ यौन संबंध बना रही है। राकेश, जो उसी उम्र का था, लड़की के स्पर्श से पूरी तरह से मोहित हो गया। उस दिन के बाद से हर रात जब राकेश सोने जाता तो वो लड़की उसके पास आती और वे मिलते। हालांकि कुछ दिनों बाद राकेश ने अपने परिवार को उस लड़की के बारे में बताया,
जिससे वो प्यार करता था, और राकेश के माता पिता को लड़की के घर जाकर उससे बात करने के लिए सहमत होने पर मजबूर कर दिया, और प्रेम प्रसंग के 1 महीने के भीतर ही उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के तुरंत बाद राकेश ने उस घर में जाना ही बंद कर दिया। जैसे ही उसने उस घर की ओर जाना बंद किया, वो लड़की जो तब से हर रोज उसके सपनों में आती थी, राकेश पर और अधिक क्रोधित होने लगी। उसने कई बार राकेश का इंतजार किया। राकेश, जो रात को उस घर में गया था, ये उम्मीद करते हुए कि वो फोन पर बात कर सकेगा, फिर कभी उस घर में नहीं गया, क्योंकि अब उसे ऐसी जरूरत नहीं रही। इस तरह 15 दिन बीत गए। आधी रात को राकेश की पत्नी को मासिक धर्म आ गया, इसलिए 9वीं रात को आयोजित शोभन समारोह रद्द कर दिया गया। और फिर चूंकि अगले 10 दिनों तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, इसलिए उनके लिए शुभ मुहूर्त देर से आएगा। राकेश को थोड़ा असहज महसूस हुआ। वो घर पर रहने के बजाय अपना अधिकांश समय दोस्तों के साथ बिताता था और आधी रात को घर लौटता था। अपनी आदत के अनुसार वो दूसरे शहर में अपने एक मित्र से बात कर रहा था और अप्रत्याशित रूप से उसी सड़क के अंत तक चला गया और वापस उसी घर में पहुंच गया। तब तक रात के लगभग 11 बज चुके थे। उस दिन वो घर के अंदर जाने के बजाय घर के पीछे केले के पेड़ के नीचे चला गया और रात में भी बिना किसी डर के पास की एक चट्टान पर बैठकर अपने मित्र से बातें करने लगा। और जब लड़की ने, जो पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रही थी, राकेश को वहां देखा तो वो फिर से उसका पीछा करने लगी। हालांकि उस रात राकेश के साथ उसके घर पहुंची लड़की को राकेश की पत्नी ने उसके कमरे में जाते हुए देख लिया था। ये देखकर मैं सोच रहा था कि क्या किसी के पास कुछ ऐसा है जो उसके पास वर्षों से नहीं था, और अब वो उसके कमरे में है। राकेश अभी अभी उनके शयन कक्ष में आया था और कुछ देर तक अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक में बातें करता रहा। जब वे बातचीत के दूसरे छोर पर थे और उसकी गर्दन पर क्या था, इसकी जांच कर रहे थे, तो उसे एहसास हुआ कि ये राकेश की पत्नी थी और वो तुरंत क्रोधित हो गई। हम कई वर्षों से पति पत्नी के रूप में एक ही कमरे में रह रहे हैं, लेकिन ये तो कोई और है जो हमारे बीच आग लगाने आया है। उसने सोचा कि इस खेल को जारी नहीं रहने देना चाहिए। ये सब तब शुरू हुआ जब राकेश गहरी नींद में सो रहा था और वो अपने सुंदर स्वरूप में उसके बगल में लेट गई तथा उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। उसने उसे भी इस प्रक्रिया में अपने साथ भाग लेने के लिए बदल दिया। राकेश को लगा कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। उसने कल्पना की कि वो अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य लड़की के साथ रह रहा है और वह भी उसकी पत्नी है। वो उसी तरह से व्यवहार कर रहा था जैसे नवविवाहित जोड़े विवाहित जीवन में करते हैं, और ऐसी बातें कह रहा था जो दूसरों को सुनने पर शर्मनाक होती। वो एक दूसरे के साथ मजाक करते और सोते समय जोर जोर से हंसते रहते। वो अचानक उठकर बैठ जाता और लड़की से और भी अजीब ढंग से बात करने लगता। राकेश की पत्नी उसकी हालत को लेकर चिंतित थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि राकेश ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा था जैसे वो उससे प्यार करता है और उससे शादी कर चुका है तथा अभी भी किसी और के साथ है। वो राकेश के माता पिता को इस बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि उसे डर है कि वे उसे गलत समझेंगे। इसी तरह 4 दिन बीत गए, लेकिन तभी अप्रत्याशित रूप से राकेश में कुछ परिवर्तन हुए। इस बीच दोनों के लिए एक सुंदर शुभ मुहूर्त निकाला गया। जब वे दोनों अपने कमरे में अकेले थे और सोच रहे थे कि वे एक होने जा रहे हैं, तभी राकेश में एक भयानक परिवर्तन आया। उस समय वो पुरुष की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था, बल्कि स्त्री की तरह बात कर रहा था। अपनी पत्नी को अपने बगल में देखकर वो थोड़ा चिढ़ गया और पूछा, तुम कौन हो जो मेरे पति के बगल में सो रही हो? क्या तुम्हें इस तरह सोने में शर्म आती है, या तुम ऐसे कमरे में प्रवेश कर रहे हो जहां एक अजनबी है? राकेश ने औरत की तरह अभिनय करते हुए कहा, ऐसा करने से पहले विनम्रता पूर्वक यहां से चले जाओ। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, जो उसके बगल में बिस्तर पर लेटी थी, और उसे कमरे से बाहर धकेल दिया।
लेकिन राकेश की पत्नी सोचती है कि वो खेल खेल रहा है। राकेश की पत्नी, जो सोचती थी कि वो ये सब कॉमेडी के लिए कर रहा है, को संदेह होने लगा कि कुछ गड़बड़ है जब उसने अपनी पत्नी को डांटा और इस तरह से व्यवहार किया जिससे उसकी भावनाएं आहत हुई। ये कोई मजाक नहीं है ना? मजाक के बीच में मजाक करना आम बात है, लेकिन इसके बजाय वो ऐसी बातें कर रहा है जिससे लोगों को और भी ज्यादा ठेस पहुंचती है। ये सच नहीं लगता? वो राकेश से पूछती है, एक तरफ सोचते हुए। राकेश ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम आज ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मेरा नाम राकेश नहीं है। उसने जवाब दिया, यही है। क्या तुमने कोई नई लड़की का नाम लिया है? पूछने पर राकेश ने बहुत गुस्से में कहा, क्या तुम इतने जिद्दी हो? जब मैं अपना नाम लेता हूं तो तुम क्यों हंस रहे हो? राकेश ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम इतनी सस्ती हो? राकेश अपनी पत्नी से कह रहा था, ऐसा नहीं लगता कि वे मजाक कर रहे हैं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? राकेश ने थोड़ा गुस्सा होने का नाटक किया और सोचा, तुमने जो कुछ भी कहा उसमें एक भी शब्द अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि वे हंस रहे हैं। मुझे नहीं पता कि तुम मजाक कर रहे हो या सच में ऐसा कह रहे हो। उन्होंने ये भी कहा। अपने मन में शांत रहते हुए भी उन्होंने थोड़ी कठोरता से बात की। बस इतना ही। राकेश अचानक क्रोधित हो गया और बोला, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारा राकेश हूं जो तुम्हारे साथ मौज-मस्ती करूं? उसकी पत्नी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचकर पीछे फेंक दिया। जैसे ही उसने उसे फेंका, राकेश की पत्नी बगल की दीवार से टकराकर नीचे गिर गई। राकेश की पत्नी की आंखें पहले से ही थोड़ी हरी होने लगी थी। वो अचानक डर गई। राकेश का व्यवहार देखकर वो डर के मारे चीख पड़ी। वो चीख घर में सभी तक पहुंची और वे भी जाग गए। वे सभी ये देखने के लिए कमरे में आए कि वो इतना क्यों चिल्ला रही थी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर राकेश की पत्नी धीरे से उठी। राकेश से एक शब्द भी कहे बिना वो दरवाजे के पास पहुंची और जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर भाग गई। जिसने भी ये देखा वो भी राकेश भाग्य के पीछे गया और पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? तब तक वो दौड़ना बंद कर चुकी थी और राकेश आज अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। जब उसने बताया कि उसका नाम राकेश नहीं बल्कि किसी लड़की का नाम है, तो उन्हें भी कुछ देर के लिए उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वे कई दिनों से प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे, इसलिए उन्हें लगा कि ये महज एक मनोरंजक खेल है। लेकिन कमरे में राकेश का व्यवहार अलग था। उनको कुछ समझ आ गया। वो आधी रात को कहीं न कहीं वापस आ जाता है। जो लोग ये मानते थे कि ये तो निश्चित है, चाहे कैसी भी हवा चले, वे उसे ऐसे व्यक्ति के पास ले गए जो ऐसी चीजों के बारे में जानता था। और जब वो आया तो उसने राकेश की हालत देखी और कहा कि ये तो सामान्य हवा है। इसी इरादे से वो तुरंत राकेश के पास गया, उसके बाल पकड़े और सोचा कि अगर वो उसे कुछ धूं मारेगा तो वो छूट जाएगा। वो क्षण तब नहीं आया जब उसने उस तरह से प्रहार किया। राकेश ने उसका बदला लिया और करीब 2 दिनों तक उसकी पिटाई कर उसे मार डाला तथा फिर कमरे से बाहर फेंक दिया। उस व्यक्ति ने राकेश की स्थिति को समझते हुए कहा कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, कुछ हुआ है। ये एक भयानक राक्षस है। इससे छुटकारा पाना मेरे बस की बात नहीं है। उसने उसे एक शक्तिशाली ओझा के बारे में बताया जिसे वह जानता था। लेकिन वो रात के उस समय उस गांव में जाकर उस व्यक्ति को वापस नहीं ला सकता था। वे सब उस रात बिना सोए रहे और कहते रहे कि काम कल सुबह तक पूरा करना होगा। उन्होंने राकेश को सुबह तक उसी कमरे में रखा। अगली सुबह वे उस व्यक्ति के पास पहुंचे और उसे स्वयं अपने घर ले आए। उसकी स्थिति को भांपकर ऐसा लगा जैसे किसी आत्मा ने उसे जकड़ लिया हो। यह बताना प्राय असंभव है कि वो कौन है। उन्होंने काले कोयले से एक रेखा खींच दी और कहा कि जब तक वे उस पर अंजनम नहीं लगा देते, उस मुआवजे के लिए उचित व्यवस्था नहीं कर देते और कुमार को जबरन उस पर बैठा नहीं देते, तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा। उन्होंने उसमें ये भावना भरने के लिए कई तरह से प्रयास किए,
3 घंटे तक मरम्मत कार्य करने के बाद आत्मा राकेश पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकी। अब आत्मा को बुलाना संभव नहीं था, इसलिए उसने एक काली मुर्गी लाने को कहा। उन्होंने हर जगह खोज की और अंततः एक काली मुर्गी ले आए। रात के करीब 1:30 बज चुके थे जब अंजनम काली मुर्गी को राकेश के हाथों में दे रहा था और उसकी मरम्मत शुरू कर रहा था, तो राकेश पर जो आत्मा सवार थी उसने राकेश की गोद में पड़ी काली मुर्गी को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। वो पहले से ही अपनी गर्दन नीचे झुकाए हुए है, मानो वो सो रहा हो। ओझा, जो उस समय का इंतजार कर रहा है, को काले मुर्गे को अपने हाथों में लेना चाहिए और मुर्गे की पूंछ पर चाकू रखकर इस पूंछ को अलग करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो इस आत्मा का जीवन अवश्य ही ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। जब वो कुछ डरावने शब्द कहता है, देखो कोई सुराग है या नहीं, मुर्गी, जो तब तक सोने का नाटक कर रही थी, अपने आप को उसके हाथों से छुड़ाने के लिए कई तरह से प्रयास करती है। उसने मुर्गे की टांगें अपनी टांग के नीचे रखी, मुर्गे के पंखों को दूसरी टांग के नीचे रखा, एक हाथ से मुर्गे की गर्दन पकड़ी और चाकू से उसकी गर्दन काटने ही वाला था। राकेश, जो अब तक सभी से बात कर रहा था, अचानक पीछे झुक गया, जैसे उसने कुछ पकड़ लिया हो। डॉक्टर बोथा, जो पहले से ही उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, ने अपने हाथ में पकड़ी हुई मुर्गी को दूसरे व्यक्ति को थमा दिया और अंजनम में बैठे राकेश के सिर के बालों को छुआ। जब उसने राकेश के बाल पकड़कर उसके दोनों गालों पर थप्पड़ मारे तो उसमें समाई हुई आत्मा डरकर तुरंत जोर जोर से बोलने लगी। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? जब मैंने पूछा कि मैंने क्या गलत किया, तो मुझे एक भूत दिखाई दिया और वो एक नवविवाहित व्यक्ति था। और क्या उसके बेटे पर तुम्हारा कब्जा करना गलत नहीं था? तुम्हारा उससे क्या काम है? आप कौन है? यहां क्यों आए? ओझा ने दहाड़ते हुए पूछा। फिर मैंने सच बताना शुरू किया और उसका नाम बताया। मैं पिछले 15 वर्षों से अपने माता पिता के साथ एक ही घर में रहती थी। मैं अपने इंटरमीडिएट के पहले वर्ष में पढ़ रही थी। मैंने किसी पर अनावश्यक रूप से विश्वास किया और उसके धोखे में आकर गर्भवती हो गई। अगर आप उसे ये बताएंगे तो वो कहेगा कि मैं तुम्हारे गर्भवती होने का कारण नहीं हूं। तुमने किसी और के साथ गलती की और गर्भवती हो गई। उसने मुझसे कठोरता से बात की और पूछा कि क्या मेरा आपसे कोई संबंध है। उसका व्यवहार देखकर मुझे, जो कि बहुत ही अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, भी थोड़ा अच्छा लगा और मैंने कहा, अगर आप मुझसे शादी करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने माता पिता को बताकर थाने चला जाऊंगा। वो आदमी थोड़ा डरा हुआ था और शादी में आया, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मुझे 2 महीने की समय सीमा चाहिए। मैं पहले से ही 3 महीने की गर्भवती थी और मैं अपनी गर्भावस्था को अपने माता पिता या जनता से नहीं छुपा सकती थी, क्योंकि अभी 2 महीने और बाकी थे। अगर ये तथ्य सामने आ जाए तो हर कोई मेरी ओर देखेगा और मेरा मजाक उड़ाएगा और कहेगा कि मैं शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी। मेरे माता पिता ने जब ये बात देखी तो वे कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें जरूरत महसूस हुई तो वे मुझे मार देंगे, अन्यथा वे आत्महत्या कर लेंगे और मर जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वे 1 महीने इंतजार कर लें तो वे मेरे माता पिता को मेरी शादी के लिए मना लेंगे। मुझे विश्वास था कि यह सच है, इसलिए जब मैंने उससे ऐसा करने को कहा तो उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, ठीक है, और उसी कमरे में रुके। वो कुछ दिनों तक ठीक रहा। जब हम मिले तो मुझे उन पर पूरा भरोसा हो गया। उसने मुझे ये भी विश्वास दिलाया कि वो अगले 10 दिनों में मुझसे शादी कर लेगा। लेकिन एक दिन मैं उसका इंतजार कर रहा था। ये नहीं जानता था कि क्या हुआ था और उसका कहीं कोई पता नहीं था। मैं अभी भी उनकी तलाश कर रहा था, ये जानते हुए भी कि वे घर पर नहीं हैं। मैं 3 दिन तक ये सोचता रहा कि क्या वे कहीं चले गए हैं, लेकिन वे नहीं आए। बाद में मुझे पता चला कि वे घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। मैंने 1 महीने तक इंतजार किया, लेकिन वे नहीं आए। इस बीच उन्हें मेरी गर्भावस्था के बारे में पता चला। उन्होंने मुझे 1 महीने के लिए अपने यहां रखा। मैंने उन्हें असली कहानी बताई।
ये सुनकर वे दुखी हुए। कुछ लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता था और गांव में उन्होंने मुझे अपशब्दों से परेशान किया। ये देखकर मेरे माता पिता ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। ये देखते हुए कि मैं उनके गर्भ में पैदा हुआ था और किसी कारण से उन्हें मृत्यु दे दी, इसलिए मैं ये काम स्वयं करूंगा। ये सोचकर कि वे आराम से होंगे, मैं एक रात उसी घर में गया जब सब लोग सो रहे थे। कमरे के बीच में पंखे से रस्सी बांधी और फांसी लगा ली। मेरी मृत्यु के बाद मेरे माता पिता कुछ वर्षों तक उसी घर में रहे। अगर मैं मर भी जाऊं और आत्मा बन जाऊं तो भी मेरे माता पिता एक दिन के लिए भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वे लगातार मेरी यादों के साथ समय बिताएंगे और वे उस घर में नहीं रह पाएंगे। इतने सालों बाद भी अगर वे एक ही घर में हैं तो मेरी यादें उन्हें अभी भी सताती है। वे हर रात उस घर से निकलकर कहीं चले जाते थे। जब से ये घटना घटी है, न केवल मुझे बल्कि किसी को भी नहीं पता कि वे कहां चले गए। लेकिन तुम, जो युवावस्था में ही आधे मन से मेरी आशाओं और इच्छाओं की पूर्ति से पहले ही मर गए, एक आत्मा बन गए और वही रह गए जहां तुम मरे थे। इतने सालों के बाद उस घर का माहौल बहुत बदल गया है। दिन में भी उस तरफ कोई नहीं आता था, लेकिन एक दिन ये व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करते हुए उस घर में आया। यद्यपि रात का समय था, फिर भी उसे डर नहीं लग रहा था। वो इसे गुप्त रखने के इरादे से आधी रात तक वहां रहता, फिर चला जाता, फिर अगले दिन उसी समय वापस आता और ये आदमी उसी घर में आता जहां मैं हर दिन अक्सर जाती थी और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्यार से बातें करता। मैंने ये सुना है, अंत में उसने कहा, मैंने सोचा था कि ऐसे आदमी के साथ कुछ पल बिताने से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उन्होंने कहा, मैं उसके प्यार की आदी हो गई और तब से मैं इस आदमी को अपने पति के रूप में कल्पना करती रही हूं। हाल ही में वो स्वेच्छा से मेरे साथ एक कमरा भी साझा करने लगा, जहां वो कुछ दिन पहले तक मेरे साथ रात बिताता था। इस प्रकार हम पति पत्नी बन गए और प्रतिदिन एक ही कमरे में रहते हैं। मैंने सोचा था कि वो सुबह होते ही मुझे अकेला छोड़ देगा और इस तरह कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि वो मेरा अकेला है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि उसने रात में हमारे घर आना क्यों बंद कर दिया। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ आ गया कि राकेश ने तुम्हारे पास आना क्यों बंद कर दिया। जब मैंने उससे पूछा कि वो क्या है, तो उसने कहा कि वो उस लड़की से विवाहित है और मैं उससे गुप्त रूप से इसी बारे में बात करने की कोशिश कर रही थी। मैंने भूत डॉक्टर से कहा, आप बहुत बुद्धिमान आत्मा लगते हैं, वरना जब आपने उसे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते देखा था तो क्या आपने सोचा था कि वो आपका पति है। इसके अलावा उसने कहा कि वो हाल ही में वीडी के साथ घर बसा चुका है। क्या सब कुछ आपकी पसंद है? क्या आप वास्तव में समझते हैं कि आपका जीवन कैसा है? मेरे जीवन में क्या हुआ? मुझे एक अच्छा पति मिला। मैं हर दिन उसके साथ अपनी इच्छाएं पूरी करती हूं। मुझे और क्या चाहिए? जब उसने ऐसा कहा तो भूत डॉक्टर ने कुमारी के गाल पर जोर से मारा। उसकी आंखें हरी हो गई। उसने राकेश को, जो एक पल के लिए एक तरफ झुका हुआ था, ठीक से बैठाया और कहा, ठीक है, तुमने इतने दिनों तक अपना बेकार का काम बहुत कर लिया, अब वेदी को छोड़ो और जाओ। उसने कहा, नहीं नहीं, यह संभव नहीं है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। वैसे मैंने किसी को कोई परेशानी नहीं दी है। अगर तुम उसे छोड़कर जाना चाहते हो तो तुम आत्मा की बातों का मतलब समझ गए होगे और तुम बहुत चालाकी से बात कर रहे हो। अगर तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो एक भयानक बलिदान देकर और उसे अपने हाथों में काले मुर्गे में फंसाकर राकेश को जकड़े हुए आत्मा को मुक्त करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन यह महसूस करते हुए कि यह उसकी गलती नहीं थी। उसने काली मुर्गी की गर्दन को अलग कर दिया, दोनों को एक बर्तन में रख दिया और उन्हें मुआवजे वाली सभी चीजों से ढक दिया ताकि उसकी आत्मा उस बर्तन से फिर कभी बाहर न निकल सके। वो हर रात एक अलग खुले क्षेत्र में कुछ फीट गहरा गड्ढा खोदता और खुद को उसमें दफनाता। तभी आत्मा राकेश से अलग हो गई। राकेश की पत्नी
और परिवार के सदस्यों ने अंतिम सांस ली। मित्रों, क्या आपने ये कहानी सुनी है? आपको ये कैसा लगा? अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल वाले को लाइक करें। घंटी आइकन पर क्लिक करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।